गुड मॉर्निंग छात्र छात्राओं। आज हम कक्षा 10 विषय हिंदी पाठ का नाम है 4 जयशंकर प्रसाद आत्मकथ्य। लेसन नंबर 3 आपके आ ही नहीं रहा है सिलेबस में, तो लेसन नंबर 4 इसमें जयशंकर प्रसाद से जो उनके मित्र हैं वो मित्र उनसे कविता लिखने के लिए आग्रह कर रहे हैं, लेकिन जयशंकर प्रसाद कविता लिखने में असहमति प्रकट कर रहे हैं। तो मित्र उनको जबरदस्ती कविता लिखने के लिए अग्रसर कर रहे हैं, लेकिन वो लिखना नहीं चाहते हैं। अब आत्मकथ्य है तो अंतर आत्मा से उत्पन्न होने वाला कथन, अब वो कैसे होगा? वो होगा, उसका माध्यम है कि उसमें कवि को अपनी जो दुर्बलताएं हैं, अर्थात जो कमजोरियां हैं या जो उनके जीवन में जितनी रुकावटें आई हैं, जो उन्होंने जो कष्ट सहन किए हैं, उनको अपनी कविता के माध्यम से अवगत कराना होता है। जो इस बात को कवि नहीं चाहते हैं और वो जबरदस्ती उनके मित्र हैं, वो उससे कविता लिखवाना चाहते हैं। तो कवि जयशंकर प्रसाद को यह पता है कि भाई मैं अगर जो भी कहूंगा तो ये मेरी बातों या मेरी कमजोरियों का उपहास उड़ाएंगे या मजाक बनाएंगे, इसलिए मैं कहना नहीं चाहता। फिर भी उनके आग्रह करने पे कवि ने लिखा था, जिस कविता का नाम है आत्मकथ्य। कहने का मतलब क्या है कि प्रेमचंद के संपादक में हंस पत्रिका का एक आत्मकथा विशेषांक निकलना तय हुआ। प्रसाद जी के मित्रों ने आग्रह किया कि वे भी आत्मकथा लिखें। प्रसाद जी इससे सहमत न थे। इसी असहमति के तर्क में पैदा हुई ये कविता है जिसका नाम है आत्मकथ्य। ये कविता पहली बार यानी कि पहली बार ये कविता 1932 में जो हंस पत्रिका है, कौन सी पत्रिका है? हंस, उस हंस के आत्मकथा विशेषांक में प्रकाशित हुई थी। छायावादी शैली में लिखी गई। शैली कौन सी इसकी? ये लिखी गई है छायावादी शैली में लिखी गई है। ठीक है, छायावादी शैली में लिखी गई है। इसके बाद में कविता में जयशंकर प्रसाद ने जीवन के यथार्थ यानी होता है वास्तविकता या सत्यता एवं अभाव पक्ष यानी कि कमी पक्ष की मार्मिक अभिव्यक्ति की है, यानी कि मर्म को छू जाने वाली जानकारी प्रस्तुत की है। छायावादी सूक्ष्मता के अनुरूप ही अपने मनोभाव को अभिव्यक्त करने के लिए जयशंकर प्रसाद के ललित, सुंदर एवं नवीन शब्दों और बिंबों का प्रयोग किया है। यानी कि इन्होंने अधिकांश अपनी जो बात कही है वो किसके माध्यम से बताइए? वो बताइए बिंबों के माध्यम से, यानी कि बिंबों के माध्यम से इन्होंने अवगत कराया। बिंब यानी कि उदाहरण देकर अपनी बात को प्रस्तुत किया है। इन्हीं शब्दों एवं बिंबों के सारे उन्होंने बताया है कि उनके जीवन की कथा एक सामान्य व्यक्ति के जीवन की कथा है। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे महान और रोचक मानकर लोग वाह करेंगे। कुल मिलाकर इस कविता में एक तरफ कवि द्वारा यथार्थ की स्वीकृति है, तो दूसरी तरफ एक महान कवि की क्या है? विनम्रता प्रदर्शित की गई है। पाठ क्या कहता है? छोटी सी कविता है, सुने। मधुप गुनगुनाकर कह जाता कौन कहानी ये अपनी। मधु पहले होता है भ्रमर,
भ्रमर कह दो या भंवरा कह दो, भंवरा, ठीक है। मधु गुनगुनाकर कह जाता कौन कहानी ये अपनी, मुरझाकर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज घनी। भंवरा गुंजार करता हुआ कहता जाता है कि कौन कहानी अपनी, यानी कि ऐसी कौन सी कहानी हमारी है। मुरझाकर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज घनी, कि पेड़ पौधों की जो पत्तियां हैं वो मुरझाकर नीचे गिर रही है। आज कितनी घनी, यानी कि बहुत सारी पत्तियां मुरझाकर पेड़ के गिर रही है। इस गंभीर अनंत नीलिमा में, कि इस गंभीर यानी कि गहरे, अनंत नीलिमा यानी कि जो उसकी सीमा ना हो, ऐसा नीला आकाश, ठीक है, असंख्य जीवन इतिहास कि जो ये अनंत नीलिमा यानी कि जो नीला आकाश है, इस नीले आकाश के नीचे जीवन के असंख्य, जिनकी कोई संख्या नहीं है, इतने जीवन इतिहास लिखे जा चुके हैं। ये लोग करते ही रहते हैं अपना व्यंग मलिन उपहास, कि ये लोग यानी कि यही लोग करते रहते हैं अपना व्यंग मलिन उपहास, यानी कि जो कमजोरियां हैं उन कमजोरियों की ये क्या करते हैं, व्यंग्यात्मक तुलना करते हैं, या फिर क्या करते हैं, उसकी उपासना करते हैं, यानी कि उसकी उसकी उपास यानी कि उसकी बुराई या मजाक, हंसी मजाक किया करते हैं। तब भी कहते हो के डालो दुर्बलता अपनी बीती, फिर भी ये मित्रगण कहते हैं कि आप कह दीजिए, कहते हो कह डालू दुर्बलता अपनी, ये कहना तो चाहते मैं आप कह दीजिए, लेकिन मैं कैसे कह दूं अपनी दुर्बलता, यानी कि दुर्बलता का मतलब क्या है, कमजोरी। यहाँ पे क्या है, दुर्बलता, दुर्बलता का मतलब क्या है पे, कमजोरी, यानी कि मैं मेरी जो कमजोरियां हैं वो कमजोरियों को मैं कैसे व्यक्त करूं, या मेरे ऊपर जो कमजोरियां बीती उसको कैसे बयां कर सकता हूं। तुम सुनकर सुख पाओगे, देखोगे ये गागर रीति, अरे मैं तुम्हें सुना भी दूंगा तो तुम्हें उसको सुनकर कौन सा सुख की अनुभूति प्राप्त होगी। देखोगे ये गागर रीति, कि ये गागर रीति यानी कि जैसे पानी से रहित जो गगरी है, उस गगरी के समान ही मेरे क्या है, विचार हैं। उन विचारों को सुनकर तुम्हें सुख की अनुभूति प्राप्त नहीं हो सकती है। किंतु कहीं ऐसा ना हो कि तुम ही खाली करने वाले, कि मैं अगर मेरे जीवन की कथा तुम्हें सुनाऊंगा तो तुम मेरी जीवन कथा सुनकर तुम उसे और क्या कर दोगे, खाली कर दोगे, और खाली करके तुम उसका क्या करोगे, मजाक उड़ाओगे या उपहास करोगे। और आगे है, अपनों को समझो मेरा रस ले अपने भरने वाली, कि मैंने तुम्हें अपना समझा है और तुम ही मेरा कमजोरी की हंसी मजाक उड़ाकर स्वयं को आनंद प्राप्ति करना चाहते हो। यह विडंबना हरी सरलते, कि ये बुराइयां हैं हरी सरलते, सरल रूप से तेरी हंसी उड़ाओ में, कि मेरे लिए ये विडंबना, ये कमजोरियां, ये बुराइयां कि तुम मेरी बातों की क्या उड़ाओगे, बड़े सरल रूप से मेरी हंसी या मजाक उड़ाओगे। भूले अपनी या प्रवंचना औरों को दिखलाऊं मैं, कि भूले अपनी या प्रवंचना, कि मैं अपनी प्रवंचना यानी कि अपने धोखे, प्रवंचना का मतलब क्या है यहाँ पे, प्रवंचना का मतलब होता है धोखा, प्रवंचना का मतलब धोखा, कि जो मैंने धोखा खाया है उस धोखे को मैं भूलकर औरों को दिखलाऊं मैं, कि औरों के समक्ष में इस बात को प्रकट करूं या बयां करूं या बताऊं। उज्जवल गाथा कैसे गाऊं, मधुर चांदनी रातों की, कि जो उज्जवल गाथा थी, मेरी कथा है सुनेगी,
कैसे गाऊं, यानी उसको मैं कैसे गा सकता हूं। मधुर चांदनी रातों की, कि वो मधुर चांदनी भरी जो रात थी, उस रात में सुनहरी पलों की जो यादें हैं, उन यादों को मैं कैसे बयां कर सकता हूं। अरे खिलखिलाकर हंसने वाली होने वाली उन बातों की, अरे खिलखिलाकर हंसते होने वाली उन बातों की, कि चांदनी मधुर रात है, सुनहरा पल है, उस समय बैठे हुए प्रसन्नचित होकर जो बातें की जाती थी, उन बातों को मैं कैसे बयां कर सकता हूं। मिला कहां वो सुख जिसका मैं स्वप्न देखकर जाग गया, कि मुझे उस सुख की अनुभूति प्राप्त भी नहीं हुई है, कि जो मधुर चांदनी के समय बैठकर जो खिलखिलाते हुए चेहरों से भरी हंसी से युक्त जो बातें थी, उस बातों का सुख भी मुझे प्राप्त नहीं हुआ है। और आगे इसमें स्वप्न देखकर जाग गया, कि मात्र मुझे स्वप्न में ही महसूस हुआ, स्वप्न में देखकर ही मैं जाग गया। आलिंगन में आते आते, अर्थात आलिंगन यानी कि वो सुख कौन सा, कि जो चांदनी रातों से युक्त, हंसते हुए मधुर बातों से युक्त जो समय का जो सुख था, वो सुख मेरी आलिंगन वाला बाहों तक, आलिंगन, आलिंगन का मतलब है बाहों तक, आलिंगन का मतलब है बाहों तक आते आते मुस्कुरा कर जो भाग गया। मुस्कुरा, मुस्कुरा का मतलब है मुस्कुराकर, मुस्कुराकर, मुस्कुराकर क्या हो गया, वो भाग गया। जिसके अरुण कपोलों की, कि जिसके अरुण, अरुण कपोलों, अरुण कपोलों का मतलब है अरुण कपोलों, अरुण कपोलों का मतलब है लाल गाल, लाल गाल की मतवाली, मतवाली मन को अत्यधिक भाने वाली सुंदर छाया में अनुरागनी, अनुरागनी यानी कि प्रेम पूर्वक, अनुरागिनी मतलब कि प्रेम पूर्वक उषा लेती थी, उषा यानी कि सुबह लेती थी निज सुहाग मधु माया में, निज स्वयं के स्वाग यानी कि स्वाग के रूप में मधु माया में मस्त होकर क्या करती थी, सुबह थी वो लाल गालों की जो लालिमा है उसको लेकर सुहाग के रूप में सवेरा या सुबह प्रतीत हो रही है, निकल रही है, यानी कि उसी को सुहाग रूप में उसको लाल रंग को उसने भरा हुआ है। कहने का तात्पर्य है कि जिस तरह से लाल सिंदूर भर के औरतें अपनी मांग सजाती है, उसी प्रकार से सुबह रूपी स्त्री ने वो लाल रूपी जो कपोलों की जो छाया है उसको सुहाग के रूप में अपने अंतर्गत समाया है। उसकी स्मृति पाथ्य बनी है, कि उसकी स्मृति यानी कि यादें, स्मृति का मतलब क्या है, यादें, स्मृति, स्मृति यानी कि यादें, कि उसकी स्मृति यानी कि उसकी यादें पाथ्य बनी है, पाथ्य यानी कि दवा, पाथ्य, पाथ्य यानी कि दवा, कि पाथ्य बनी है, दवा बनी है, थके पथिक की पंथा की, कि जैसे थके पथिक राहगीर रहता है, राह में जाने के लिए वो अपने साथ खाने पीने की सामग्री लेता है या दवाएं लगता है कि कहीं उसको रास्ते में कुछ घटना घटित ना हो जाए। इसलिए यहाँ पर जो कवि है, कवि का सफर भी लंबा है, अगर उसमें थक जाए कुछ हो जाए तो उसको सहारा प्रदान करने के लिए मात्र उसकी यादें ही उसको सहारा प्रदान करती है या कर रही है। सीवन को उधेड़ कर देखोगे क्यों मेरी कंथा की, सीवन यानी कि सिलाई, सीवन, सीवन यानी कि सिलाई,
जीवन यानी कि सिलाई को उधेड़ कर देखोगे क्यों मेरी कंथा की, कि क्यों मेरी कंथा यानी कथा है, इस कथा की सिलाई को उधेड़ कर क्या देखना चाहते हो। छोटे से जीवन की कैसी बड़ी कथाएं आज कहूं कि मेरा जीवन तो एक साधारण मनुष्य की भांति छोटा जीवन है। इस छोटे से जीवन की इतनी बड़ी कथा को मैं आज कैसे बयां कर सकता हूं या कह सकता हूं। क्या ये अच्छा नहीं कि औरों की सुनता मैं मौन रहूं, कि मेरे लिए यही अच्छा है, यही अच्छा होगा कि मैं औरों की दुख दास्ता को सुनता रहूं और स्वयं कैसा रहूं, स्वयं मौन अवस्था में या चुप या शांत रहूं। सुनकर क्या तुम भला करोगे मेरी बोली आत्मकथा, कि मेरी जो सरल रूप से बोली आत्मकथा है, इस आत्मकथा को सुनकर तुम क्या दूसरों का भला कर सकते हो, क्योंकि तुम भला कर ही नहीं सकते हो। क्यों? क्योंकि तुमने तो क्या है, कमजोरियों का, दूसरे की कमजोरियों का मजाक उड़ाना सीखा है, और मजाक उड़ाना सीखा है तो तुम कैसे उसको क्या सहयोग कर सकते हो, और तुम उसका कैसे भला कर सकते हो। अभी समय, अर्थात कवि क्या कहना चाहता है, अभी समय भी नहीं थकी सोई है मेरी मौन कथा, कि अभी मेरी जो कथा है उस कथा को कहने का अभी समय व्यतीत नहीं हुआ है, समय नहीं आया है, क्योंकि थकी सोई है मेरी मौन व्यथा, कि मेरी जो व्यथा है, जो मैं कहना चाहता हूं वो कथा एक तरह से वो बिल्कुल क्या है, शांत है, और अभी थकी हुई है और क्या है, सोई हुई है। तो इस माध्यम से कवि ने अपने भाव विचारों को एक साधारण पुरुष की भांति क्या किया है, व्यक्त करना चाहा है। तो यहाँ पे अपने दोस्तों की कमियों को भी या मित्रों की कमियों का भी उन्होंने एहसास कराया है। कहने का तात्पर्य यह है कि मित्रों के सामने वो अपनी दुख दर्द भरी दास्तां को व्यक्त नहीं करना चाहते थे, क्योंकि वो हंसी के पात्र बनते, और उनके मित्र जबरदस्ती को कह रहे हैं तो उनके मित्र को भी उन्होंने कहा है कि मैं आपके सामने व्यक्त नहीं कर सकता हूं, लेकिन उन्होंने व्यक्त कराया तो फिर इन्होंने अपने को एक साधारण मनुष्य की भांति इस कविता के माध्यम से व्यक्त किया है। तो ये पाठ नंबर आपका जो 4 था, जयशंकर प्रसाद का आत्मकथ्य, लेक्चर नंबर 7 है। ये छोटी सी कविता थी, ये अपने समापन कर देंगे। कल हम अगला लेसन जो है 5वें नंबर का, उस लेसन का अध्यापन कार्य करेंगे। आज के लिए धन्यवाद।